बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन देखेंगे। बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन को कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होंगे रेफ्रिजरेशन में। जैसे हमारे पास है एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शंस, तो एनर्जी जो है दैट इज टोटली अ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेफ्रिजरेशन में। जैसे सपोज करिए हमारे पास, इसको देखते हैं पहले एनर्जी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो द टर्म एनर्जी इट वाज क्वाइंड बाय थॉमस एंग, है ना, तो इन्होंने फर्स्ट क्वाइन किया था, बट एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, है ना। तो इट वाज फर्स्ट क्वाइंड इन 1807 बाय थॉमस एंग। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थर्मोडायनेमिक्स में व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, दैट वाज इन 1852 बाय लॉर्ड केल्विन, है ना। तो पहले समझते हैं कि एनर्जी होता क्या है। तो लेट अस सी, सपोज दिस इज एनर्जी, इफ आई एम राइटिंग एनर्जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज, आई से इट इज एबिलिटी to cause changes. It is ability to cause changes. To cause changes. अब देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, दिस इज टू कॉज चेंजेस। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। चेंजेस का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करिए हमारे पास एक, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है। अब हम यहां पर एक रेफरेंस लेवल ड्रॉ करेंगे, जो रेफरेंस इसके CG से पास होना चाहिए, सपोज करिए यहां से, है ना, और एक लेवल यहां पर है, ठीक है। इसका मास कितना था? m kg। मास हमारा कितना है? m kg। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब यहां पर mg एक्ट करेगा, दिस इज द पॉइंट वेयर mg इज एक्टिंग, यहां पर mg एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, cg पे। अब हम इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके अगर मैं यहां पे आ रहा हूं, सपोज करिए यहां से लेके यहां पर आ रहा हूं, एंड दिस इज mg, ठीक है। तो जब इस मैं बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं, ये सपोज करिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है? दिस इज z, या से h, आई एम राइटिंग कैपिटल H, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस लेवल है जहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, और ये वो हाइट है जहां तक हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। सपोज करिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आई नीड टू पुट सम एनर्जी, मुझे कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और वो एनर्जी होगा क्या? वो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी का एक फॉर्म है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी से PE, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें इसको तो PE लिखेंगे, और ये PE क्या होगा? दिस इज mgh, दिस इज mgh, ठीक है, दिस इज mgh, ओके। अब देखिए प्लस या माइनस साइन अगर देखा जाए, अगर हम देखें कि ये प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, तो चूंकि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब ये mgh को हम लिफ्ट कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, तो यानी कि आई नीड टू पुट सम एफर्ट, मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो यानी कि आई शुड पुट ए नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, सिमिलर कंडीशन क्या होता? अगर मैं इसी जगह पे सिमिलर कंडीशन ले लूं, सपोज करिए यही डेटम लाइन है, यहां पर देखिए यहां से, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहा हूं, देखिए अब यही सेम ऑब्जेक्ट है, m मास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, और इनके बीच का हाइट कितना है? h।
ठीक है, अब की बार एनर्जी हमें मिलेगा ये देखिए, ठीक है। अच्छा, तो अब की बार इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी विल बी अब की बार mgh, बट वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन वही होगा जो थर्मोडायनेमिक्स में है, अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो इट विल बी अ नेगेटिव, और अगर सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब सोचिए कि अगर यही सेम चीज है, अब ये नीचे आ रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, तो यहां पर सोचिए कितनी वेलोसिटी है, से इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, u है, तो यहां देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये आपको पता करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल एनर्जी एट 2। आप क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल एनर्जी एट 2। तो टोटल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल एनर्जी एट 2, लेट मी राइट E एट 1 बराबर E एट 2। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 1 पे, ये बराबर है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 पे। ये तो दो एनर्जीज होंगी, यहां पर भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा, यहां पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर जब वेलोसिटी u 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mu², कि नहीं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी u है और वो वेलोसिटी है कितना, 0 है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब ये बॉडी यहां नीचे पहुंचने वाला होगा, जब ये बॉडी यहां नीचे पहुंचने वाला होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, h बराबर 0 हो रहा होगा ना। सपोज करिए यहां पे बीच में है, यहां पर बीच में आ रहा है, यहां पर देखिए यहां पर है, ये सेम मास, क्लियर है। तो इस जगह पर इसका हाइट सपोज करिए कितना होगा, h/2। मैं केवल एक वैल्यू ले रहा हूं, है ना। सपोज करिए यहां पर हाइट कितना है, h/2। तो सपोज करिए दिस इज स्टेट 3, तो 3 पर कितना होगा एनर्जी, सेम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कितने पे, 3 नंबर पे। और इंटरेस्टेड बात ये है कि जो एनर्जी यहां पर है वही एनर्जी यहां पर होगा, वही एनर्जी यहां पर होगा, समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह से E1 बराबर E2, ये बराबर आप लिख सकते हैं E3 भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद में जाएंगे, हम एनर्जी को देख रहे थे। तो एनर्जी क्या था, इट वॉज एन एबिलिटी टू कॉज चेंज, मतलब क्या था, इट वॉज एबिलिटी टू कॉज चेंज। अगर मुझे इसके पोजीशन को यहां चेंज करना है तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी मुझे देना पड़ेगा या सिस्टम के द्वारा कुछ एनर्जी मिलेगा, क्लियर है। अब यहां पर देखें, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 पे h हमारा 0 हो गया, यहां पर h हाइट हमारा कितना है, 0। और सपोज करिए इसके पास हाफ m और काइनेटिक वेलोसिटी कितना है, v। अब यहां से देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, तो दिस इज 0। तो v क्या आ गया, v बराबर √2gh, v बराबर √2gh। देखिए अभी एक्सप्रेशन हर जगह पूछा जाता है, बट फिर भी दिस इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, है ना। आपको जो जरूरत है वो ये समझने का, हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। दूसरा हमारे पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमारे पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, हाफ mv², हाफ mv²। तो यानी ये भी क्या होगा, एक एनर्जी का फॉर्म होगा, क्लियर है। तो एनर्जी
किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एनर्जी क्या हो सकता है? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि जो एनर्जी था इट कैन एग्जिस्ट इन न्यूमेरस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास यहां पर जो एनर्जी है, देखिए मैंने क्या बोला था, ये थर्मल में भी हो सकता है, ये मैकेनिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में हो सकता है, मैग्नेटिक के फॉर्म में हो सकता है, या केमिकल या न्यूक्लियर। ऐसे ढेर सारे फॉर्म हो सकते हैं कि जिसमें ये एनर्जी हो, और इनका जो समेशन होगा टोटल फॉर्म, यानी कि समेशन ऑफ थर्मल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे के सारे हमारे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज। और ये ऑल एनर्जीज कौन कौन से हैं? थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल या न्यूक्लियर। समझ पा रहे? दिस इज इलेक्ट्रिक वर्क। अच्छा, अगर स्पेसिफिक एनर्जी पूछा गया तो दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी, हाँ, दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? जैसे कभी भी टर्म आप बोलेंगे स्पेसिफिक, मतलब क्या हुआ? पर यूनिट मास। लाइक स्पेसिफिक एनर्जी की मैं बात करूं, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं, सपोज करिए इसका यूनिट क्या होगा? आई एम राइटिंग जूल, आई एम राइटिंग जूल, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल, ठीक है, वाट तो हो नहीं सकता, ठीक है, जूल पर सेकंड वाट होगा। तो यहां पर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं तो यूनिट होने वाला है जूल। क्लियर है? तो स्पेसिफिक एनर्जी बोलूंगा तो मैं इसको लिखूंगा स्मॉल ई, और ये होगा क्या भाई? कैपिटल ई, दैट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। अब देखिए क्या यूनिट होगा। तो स्पेसिफिक एनर्जी का जो यूनिट होने वाला है, कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी का यूनिट क्या था? कैपिटल ई का यूनिट क्या था? दिस इज जे पर केजी, जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप ई को किस में ले रहे हैं, किलो जूल में ले रहे हैं कि केजी में ले रहे हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि एनर्जी इज एन एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, है ना, वो चेंजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। लाइक हम बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं, बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं, टॉर्क शाफ्ट को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग को भी हम, सपोज करिए स्प्रिंग को भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर हम स्प्रिंग को भी स्ट्रेच करें तो भी उसमें भी वर्क मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। जैसे देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, सपोज करिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए ये स्प्रिंग है, तो इसका स्टिफनेस हमारा सपोज करिए के, स्टिफनेस दिस इज के, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm, ठीक है। अब यहां पे सपोज करिए हमने एक फोर्स लगाया है F, ठीक है, और ये इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है? सपोज करिए x डिस्प्लेस हुआ है। तो इसमें चेंजेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी कितना है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या होगा? दिस इज, आई एम राइटिंग दिस इज एनर्जी, दिस इज स्प्रिंग का, है ना, कितना वर्क आपको देना पड़ेगा, वही एनर्जी होगा। तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इस पे फोर्स कितना होगा?
अगर ये x मूव किया है तो फोर्स कितना होगा, दिस इज k इंटू एक्स, है ना, क्योंकि न्यूटन पर mm है, जब इसमें mm से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके ये क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। ठीक है, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, आई विल से इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, अगर यहां पर इनिशियल में जीरो मूव कर रहा है तो 0 to x अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा स्प्रिंग फोर्स दिस इज के एक्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिस इज टी एक्स। ठीक है, अब मैं दिस इज के एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज के एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ पा रहे। अब ये क्या है, स्प्रिंग लीनियर है, स्प्रिंग क्या है, लीनियर है। अगर स्प्रिंग नॉन लीनियर होता तो, स्प्रिंग लीनियर होने का मतलब समझ पा रहे हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। क्या होता अगर नॉन लीनियर होता, तो बहुत सा सिंपल सा चीज है, जैसे सपोज करो अगर नॉन लीनियर होता, अगर नॉन लीनियर होता तो फोर्स क्या होता, सपोज करिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लेते, F बराबर की एक्स स्क्वायर कि नहीं, तो आई विल राइट F बराबर के एक्स स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, तो एनर्जी निकाल लो, देखो के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन में आपको कोई परेशानी होगी नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3, क्लियर है। एनर्जी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, क्लियर। तो अब उसमें कई फॉर्म हो सकते हैं, हमारे स्प्रिंग के वर्क में भी एनर्जी लगेगा, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर है। सो दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस। अभी तक हमने देखा था कि एनर्जी इंटरेक्शन होने का क्या क्या तरीका हो सकता है, दिस इज वर्क इंटरेक्शन, ये हमारा क्या है, वर्क इंटरेक्शन, ये हमारा क्या है, हीट इंटरेक्शन, ये हमारा है मास इंटरेक्शन। हमें जो रेफ्रिजरेशन में जरूरत है वो बेसिकली एक्चुअली इंटरेक्शन तो वर्क का भी है, लेकिन स्पेशली वी आर डीलिंग विद हीट इंटरेक्शंस, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा हीट इंटरेक्शन पे होगा। ठीक है, अच्छा वर्क इंटरेक्शन की बात करें तो वर्क इंटरेक्शन में हमारा बाउंड्री वर्क होगा या अदर फॉर्म ऑफ वर्क होंगे। ठीक है, बाउंड्री वर्क आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, है ना, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी किसके लिए लिखा था, क्लोज सिस्टम के लिए, और अदर फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्क इंटरेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है हीट इंटरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक अगर बोलूं कि रेफ्रिजरेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली हीट इंटरेक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, तो वर्क इंटरेक्शन में हमारे पास दो हैं, वन इज द बाउंड्री वर्क एंड दिस बाउंड्री वर्क इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी, दो टर्म आपने पढ़ा होगा। पीडीवी किसके लिए है, ये क्लोज सिस्टम बाउंड्री वर्क, माइनस वीडीपी किसके लिए है, ओपन सिस्टम बाउंड्री वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, वर्क इंटरेक्शन में देखिए ये आपका वर्क इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन मैंने क्या बोला था, दो तरह से वर्क इंटरेक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि वर्क भी क्या होगा, वर्क भी एनर्जी का एक फॉर्म होगा। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क इंटरेक्शन देखिए, अगर हम वर्क इंटरेक्शन को देखें तो हमने देखा था कि दो फॉर्म में वर्क इंटरेक्शन हो रहा था, एक तो बाउंड्री के फॉर्म में हो रहा था और दूसरा अदर फॉर्म में। ठीक है, ये सारे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में इनका काफी डिटेल में आपने पढ़ा होगा, हम इसको पूरा रिकैप से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बाउंड्री वर्क देखिए, ये आपका बाउंड्री वर्क है। अच्छा, बाउंड्री वर्क का मतलब समझ पा रहे हैं, सपोज करिए आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, यहां पर क्लियर। अब इसके अंदर कोई फ्लूइड होगा, इसका सपोज करिए अगर प्रेशर कितना हो, अंदर का प्रेशर कितना हो, P,
अंदर का प्रेशर क्या हो, P। तो ये प्रेशर यहां पर लगेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हर एक पॉइंट पर प्रेशर लगेगा। क्लियर है? अब ये हमारा था पिस्टन, ठीक है, ये हमारा है सिलेंडर। अब यहां से ये कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट एक है, हमने अभी आपको बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हैं, तो ये आपका dx होगा, या आप मिड से ले सकते हैं, ये भी आपका dx होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो वर्क कितना होगा? वर्क हमारा होगा कितना फोर्स लग रहा है, यही ना? तो प्रेशर और एरिया पिस्टन के एरिया पे लग रहा होगा। देखिए इसको अगर आप यहां पर ड्रॉ कीजिए कि ये कैसा होगा, तो ऐसे सर्कुलर होगा कि नहीं, और इसका डायमीटर सपोज करिए d है, इसका डायमीटर क्या है, d है, तो इसमें कितना एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, और ये वाला एरिया होगा क्या, π/4 d², π/4 d²। ठीक है, तो वर्क होगा क्या भाई, हमें चाहिए फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर प्रेशर लग रहा है P, इस पर प्रेशर लग रहा है P, तो फोर्स हमारा क्या होगा, या प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर ये है और इसके परपेंडिकुलर एरिया, प्रेशर जो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो यानी कि प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, देखिए परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, तो ऐसे एरिया हमारा π/4 d²। तो आई विल राइट कि प्रेशर इनटू एरिया, और कितना डिस्प्लेस हुआ, dx, कितना डिस्प्लेस हुआ, dx। वो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये वाला डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज dx, समझ पा रहे हैं, ये आपका dx। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, आई विल से दिस इज dx। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इसको स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम नहीं लिख सकता, तो दिस इज डेल्टा W, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अच्छा मैं इसको डेल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनएग्जैक्ट का मीनिंग क्या है, आपको उस थर्मोडायनेमिक्स में आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी क्लियर हो तो भी हम उतना क्लियर कर लेंगे, हमारे लिए रेफ्रिजरेशन में जितना जरूरत है। तो अच्छा इसको dW लिखते हैं, या कुछ कुछ बुक इसको dW इस तरह से, तो दोनों का मतलब है डेल W, इसको dW नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, इसका मतलब होता है डिफरेंस, तो ये नहीं लिख सकते, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अच्छा तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालोगे तो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट किसका, P इंटू dV, P इंटू dV। क्लियर है? चलिए अब ये तो डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, लेकिन ये किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV वर्क ये किसके लिए है, पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दूंगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर आपको रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, जब हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये मान लिया कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। अच्छा ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो अब देखो यहां पे प्रेशर P है, अगर सपोज करो यहां पे प्रेशर 10 बार होता और यहां पे 9 बार होता, यहां 8 बार होता, यहां 7 बार होता, मतलब समझ पा रहे, यहां 7 7 7
8 8 8 9 9 9 देन हियर 10 10 10। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इसमें P की वैल्यू क्या लिखते? 10 लिखते नहीं, 9 लिखते नहीं, 8 लिखते नहीं, 7 लिखते नहीं। आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं प्रेशर की वैल्यू कंसीडर क्या करूं। इस नाते मैं एज्यूम करूंगा कि इसमें जो प्रेशर है हर जगह पे क्या है? यूनिफॉर्म है। प्रेशर क्या है? यूनिफॉर्म है। मतलब इस तरफ प्रेशर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहां पे 7 था, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? यानी कि अगर 7 है तो 7 7 7 हर जगह पे होना चाहिए। क्लियर है? और ये जो पिस्टन मूव करना चाहिए बहुत स्लोली मूव करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्वासी स्टैटिक। क्वासी का स्टैटिक का मीनिंग समझ लीजिए। क्वासी स्टैटिक का मीनिंग ये होता है, क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्वासी का क्या मतलब होता है? ऑलमोस्ट। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, है ना? यानी कि स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। यानी कि ऑलमोस्ट क्या है? इट इज इन स्टैटिक कंडीशन, रुका हुआ है। मतलब ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। और ऐसा क्यों होना चाहिए? जिससे कि प्रेशर में चेंजेस क्या हो? बहुत नॉर्मल हो। मतलब इसको लिखने का फायदा क्या होगा? इसको लिखने का फायदा ये होगा, देखिए ध्यान से समझिए यहां पे, कि सपोज करिए आपके सिस्टम के अंदर प्रेशर था 10 बार, है ना? तो प्रेशर सारे जगह पे कितना था? 10 बार। अब इसको स्लोली अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, सपोज करिए एकदम माइन्यूट सा डिस्प्लेस किया, हो सकता है प्रेशर में ड्रॉप आए। तो अब की बार मैं प्रेशर लिख रहा हूं 9.992 या 9.9 9.8 कुछ भी वैल्यूज, है ना? तो वो वैल्यूज और इन वैल्यूज में क्या ज्यादा डिफरेंस है? नहीं। तो इस नाते हम इसको बोल सकते हैं क्वासी स्टैटिक है। क्यों क्वासी स्टैटिक का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि इसमें प्रेशर में जो चेंज हो रहा है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत कम, बहुत ही माइनर चेंजेज आ रहे हैं, तो उनको हम लोग क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। बाकी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपका इसी प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हम उसको डिटेल में देखेंगे जब मैं वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने क्या देखा था? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी किसके लिए वैलिड था? पहला जो था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, पहला क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन बताइए, रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? अभी तक जो पिछले वाले सिस्टम में तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी लिखा था, ये होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए क्लोज्ड। समझ पा रहे हैं? सिस्टम क्लोज होने का मतलब मास क्या बाहर निकलेगा? नहीं। एनर्जी बाहर जाएगा? हाँ। मास बाहर नहीं निकलेगा, मास बाहर नहीं निकलेगा, एनर्जी बाहर निकलेगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब कुछ लोग हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? ये हमारा क्लोज सिस्टम है। अब और क्या होगा? दिस इज वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। दिस इज वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। इसका मतलब समझ पा रहे हो? वैलिड फॉर एनी सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस का मतलब क्या है? इट कैन बी, यहां पर आप सॉलिड भी ले लो बच्चा, लिक्विड भी ले लो या गैस ले लो, सारे केस में ये वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। यही तक नहीं, अच्छा अब आप कहोगे कि सर अगर मैं लिक्विड ले लेता हूं, सॉलिड ले लेता हूं, आपको जल्दी ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो गैसेस का पढ़ेंगे, उसमें सॉलिड और लिक्विड का कभी पीडीवी एप्लीकेशन नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्या अप्लाई कर सकते हैं? इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी केवल गैस के लिए है? नहीं नहीं, ये सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है और गैसेज के लिए भी हो सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे यूज करेंगे ये देख लीजिए थोड़ा सा। अब बताइए सॉलिड और लिक्विड क्या है? इनकंप्रेसिबल। मतलब समझ पा रहे हो? इनकंप्रेसिबल होने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों इनकंप्रेसिबल है, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस नेग्लेजिबल होगा, डेंसिटी में चेंजेस नेग्लेजिबल होगा। तो यानी कि डीवी की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा? 0। यार जब ये डीवी बराबर 0 हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी क्या होगा? 0।
और यही कारण है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात यह है कि लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्लियर है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना ही नहीं, इसको जब फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज होता है यानी कि लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर, तो भी हम क्या बोलते हैं, तो भी क्या लगा सकते हो, यस दिस इज वैलिड ड्यूरिंग फेज चेंज, दिस इज वैलिड ड्यूरिंग फेज चेंज, दिस इज वैलिड ड्यूरिंग फेज चेंज। समझ पा रहे? इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, हमें इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। ठीक है, आपको बाउंड्री वर्क समझ में आ रहा है, दैट्स इट, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तो बाउंड्री वर्क हमें क्या पता चला, वर्क विच इज एसोसिएटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री, यानी कि जब बाउंड्री डिस्प्लेस करेगा तभी जो वर्क होगा वो बाउंड्री वर्क होगा, और ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी क्या हो जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी लिखूं, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, फटाक से देखिए, रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, रिवर्सिबल होना चाहिए। क्लोज होगा, नहीं नहीं, अब की बार ये क्लोज नहीं होगा, ये किसके लिए है, ओपन सिस्टम के लिए। तो ओपन सिस्टम होगा तो क्या होगा, मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। जब ये ओपन सिस्टम होने का मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज यूजुअल। ठीक है, तो हमें मेरे ख्याल से बाउंड्री वर्क क्लियर होगा। ठीक है, द वर्क विच इज एसोसिएटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के मूव करने से जो वर्क होगा वो हमारा बाउंड्री वर्क कहलाएगा। क्लियर? दूसरा मैंने फॉर्म लिखा था अदर फॉर्म ऑफ वर्क। पहला हमने क्या लिखा था, बाउंड्री वर्क, दूसरा हमने क्या लिखा था, अदर फॉर्म ऑफ वर्क। तो अदर फॉर्म ऑफ वर्क ये देख लीजिए क्या होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ वर्क, अदर वर्क। ठीक है, ये अदर वर्क भाई कई सारे होंगे, जैसे सॉफ्ट वर्क, समझ पा रहे हैं, ये हमारा जैसे सॉफ्ट वर्क हो गया, और इलेक्ट्रिक वर्क है ना, दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क, या हम इसे ईएमएफ भी बोल देते हैं, या इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ईएमएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, पैडल वर्क, पैडल वर्क, और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और क्या हो सकता है, इलास्टिक एक्सपेंशन ऑफ, इलास्टिक एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक बॉडीज। ठीक है, प्लास्टिक रेंज में नहीं जा रहे हम लोग, इलास्टिक की बात कर रहे हैं, है ना, दैट इज विद इन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई परमानेंट सेट नहीं होगा, तो दिस इज इलास्टिक एक्सपेंशन, है ना, या एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, है ना, स्पेशली यू कैन से एक्सटेंशन जो इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा, इलांगेशन बोल सकते हैं ना, या एक्सपेंशन ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, इलांगेशन बोल सकते हैं, ये ज्यादा सूटेड वर्ड है ना, इलांगेशन ऑफ प्लास्टिक बॉडीज। तो ये सारे वर्क होंगे। क्लियर है? ये अदर फॉर्म ऑफ वर्क है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में ये आपके लिए जरूरत है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, जैसे सॉफ्ट वर्क अगर आप देखें तो सॉफ्ट वर्क क्या बोलेंगे, अगर टॉर्क टी है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो दिस इज टी ओमेगा, है ना, तो दिस इज 2 पाई एन टी बाई 60, है ना। अगर आपको वाट में चाहिए तो टाइम से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क देखिए, V इंटू आई इंटू टाउ, V इंटू आई इंटू टाउ। अभी मैं इलेक्ट्रिकल वर्क को और थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। क्यों? अच्छा, टाउ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि V इंटू आई ये तो वाट हो जाएगा ना, तो यहां पर टाइम यानी कि जूल पर सेकेंड, दिस इज जूल पर सेकेंड। अब इसमें सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो मुझे वाट में नहीं चाहिए, मुझे जूल में चाहिए, तो जूल पर सेकंड ये कैंसिल हो गया, हमारा जूल आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से ये सारे, तो ये हमारे लिए इसेंशियल नहीं है,
हमारे लिए बाउंड्री वर्क इसेंशियल भी, वो बाउंड्री वर्क भी इसेंशियल नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। ये हमारे अदर फॉर्म ऑफ वर्क हो गए। अच्छा, अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, जैसे इलास्टिक एलोंगेशन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, है ना। अभी मैंने स्प्रिंग का केस बताया था कि नहीं, तो भी हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं। आपने और भी कोई बॉडी लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए एक बॉडी हमारे पास ये है, क्लियर है, यहां पर, और इस पे मैं फोर्स लगा दूं F, तो वर्क कितना होगा, और ये थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो F इंटू डी एक्स, समझ पा रहे हैं। और इसमें स्ट्रेस F की वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, तो इस नाते में इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। जो हमारा डिटेल है अब स्टार्ट होगा, दैट इज एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर है। तो वर्क भी हमारा क्या निकला, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है।